मैंने बताया था ना कि एमिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं ब्लॉक पढ़ाऊंगा, बताया था। ग्रुप 13 चल रहा था ना। ग्रुप 13 में देखो, सबसे पहले क्या था, ग्रुप 13 चल जाओगे तो ग्रुप 13 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखना है यहाँ पे। मैंने मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट सब बता दिया था ना। आई थिंक सारा बता दिए थे, मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट तो बता दिए थे ना। और इसमें ये अपने एक एनसीईआरटी पीडीएफ लेते हैं, एस ब्लॉक पे एनसीईआरटी लेके बैठा तभी इन्होंने नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे इन्होंने। थर्टीन कहाँ गया मेरा प्री ब्लॉक? नहीं एलेवेंथ का चाहिए। ये 15 है, 15 है। नहीं रुक, अरे यहाँ पे होगा, रुको मैं देखता हूँ, मिल जाएगा। नहीं, सब डिलीट किया था ना, बहुत डिलीट किया था कल। कहाँ गए ये ब्लॉक? चलो छोड़ दो, नहीं मिल रहे थे कब। चलो देखिए इधर, ग्रुप 13 में मैंने एनर्जी एनर्जी का ट्रेंड बता दिया था ना। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये देखो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम, डब्ल्यू शेप था। बताए थे कि नहीं आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दिए थे। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका था? बोरोन का था। सबसे कम एल्युमिनियम का था, याद करो, बता दिए थे ये। फिर आपको बताए थे कि डायलाइट डायलाइट सब बता दिए थे किसका होता है, मोनोहैलाइड किसका होता है, डायलाइट किसका होता था। जैसे बोरोन का मोनोहैलाइड ही होता था, कोवलेंट होता था, पॉलीमेरिक नहीं होता था। एल्युमिनियम का हैलाइड सब डायलाइट लिए थे, याद करो। AlF3 मैंने लिया था, लैटिस स्ट्रक्चर लिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने उसका 6 बोला था। ये सब शायद बता दिए थे आपका। हाइड्रोलाइसिस बता दिए थे वाटर के साथ। BF3 का हाइड्रोलाइसिस बोला तो बहुत पार्शियल होता, बहुत स्लो होता, ना के बराबर होता। कि नहीं बताए थे हाइड्रोलाइसिस? नहीं बताए थे। अच्छा ये बता दो, एल्युमिनियम क्लोराइड सब बता दिए थे ना, ये सब बता दिए थे। और ये बता दिए थे ना, AlCl3 का जो वेपर फेज होता है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, वाटर में जाते हैं तब लोग क्या करते हैं, Al3+ एक्वस बनाता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है, ऑक्सीडाइजर बता दिए थे ये सब। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, बेस में भी डिजॉल्व होता है, एसिड में भी डिजॉल्व होता था। और एल्युमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड क्या होता था, एम्फोटेरिक होता था, जो एसिड बेस दोनों में डिजॉल्व होता था। और याद करो, बोरोन ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता था। और थैलियम ऑक्साइड सब क्या होता था, बेसिक होता था। इंडियम ऑक्साइड बेसिक होता था। बताए थे ये सब। एम्फोटेरिक किसका लिए थे, गैलियम का लिए थे, और एल्युमिनियम ऑक्साइड लिए थे। ये सब याद रखना, यही सब क्वेश्चन पूछता है आपका। कर लेंगे। रिएक्टिविटी मैंने किसका बताया था, किसके साथ बताया था,
देखो रिएक्टिविटी मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ, रिएक्टिविटी बताया था मैंने हैलोजन के साथ, दो केमिकल प्रॉपर्टी बताया था, हैलोजन के साथ और किसके साथ बताया था। हाँ, थर्ड होगा रिएक्टिविटी में, थर्ड लिख लो वहां पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कली, एसिड बेस दोनों लेंगे, देखना यहाँ पे क्या होता है। अगर आपने क्या किया यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ले लिया या डाइल्यूट HCl ले लिया आपने, यहाँ पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, तो देखना यहाँ पे क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बार सोल्यूशन लेंगे, अल्कली लिए, याद रखना बोरोन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है इसमें। बोरोन जो रिएक्ट करता है ना, बोरोन रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, लाइक आप याद रखिएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3, इसके साथ रिएक्ट करता है ये, डाइल्यूट के साथ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्युमिनियम जाओगे दोनों के साथ रिएक्ट करता है, गैलियम जाओगे दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, सही बात समझ में। इंडियम जाएंगे तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ नहीं क्योंकि खुद बेसिक होता है। हैलियम जाओगे इसके साथ करेगा, इसके साथ नहीं करेगा क्योंकि खुद बेसिक होता है, तो बेस से रिएक्ट नहीं करेगा आपका। एल्युमिनियम गैलियम याद रखिएगा एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, याद रखना एल्युमिनियम गैलियम पैसिव फॉर concentrated HNO3 due to formation of protective oxide layer, एक काइनेटिक लेयर बन जाता है वहां पे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसलिए एल्युमिनियम गैलियम क्या होता है आपका पैसिव होता है। और याद रखना आयरन भी पैसिव होता है टुवर्ड द कंसंट्रेटेड NO3, क्रोमियम भी पैसिव होता है टुवर्ड द कंसंट्रेटेड NO3, जैसे इस पे आप HNO3 लेके जाएंगे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाता है वहां पे, आई बात समझ में। याद रखना डाइल्यूट के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेटेड के साथ नहीं, ड्यू टू फॉर्मेशन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। बहुत सारा केमिस्ट्री उतना नहीं पढ़ो, अब याद रखना कि एल्युमिनियम क्या होता है, बीइंग एम्फोटेरिक नेचर, एल्युमिनियम गैलियम एसिड में भी डिजॉल्व होता है, बेस में भी डिजॉल्व होता है, ये याद रखना। अगर मान लो कि मैंने एल्युमिनियम को देखना, एल्युमिनियम लेंगे, आप डिजॉल्व करेंगे HCl में, ये क्या बनता है आपका Al3+ एक्वस बनेगा, और प्लस क्या होगा Cl- बनेगा, आप तो जानते हो ये। अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका। फिर देखना है कि एल्युमिनियम को अगर डिजॉल्व करेंगे आप किसमें, बेस में, तो बेस में याद रखिएगा सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, AlO2 बनता है, या इसी को बोलते हैं हम लोग, देखना है यहाँ पे ANaAlOH4 बनेगा आपका, सोडियम मेटाल्यूमिनेट बोलते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तो इसका sp3 होता है। याद रखो तो एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ डिजॉल्व होता है, एसिड में भी डिजॉल्व होता है, बेस में भी डिजॉल्व होता है, कर लेंगे। यही था केमिकल प्रॉपर्टी, खत्म हो गया और नहीं है कुछ, एक भी कंपाउंड नहीं पढ़ना आपको, ना पढ़ना आपको। देखो और एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में जाओगे तो बहुत सारा दिया था, बोरेक्स दिया था, बोरेक्स का प्रिपरेशन दिया था, ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन दिया था, B2S6 का प्रिपरेशन दिया था, आपको कुछ नहीं पढ़ना, नहीं पूछेगा। ओल्ड एनसीईआरटी जाओगे तो B2S6 दिया होगा, B2S6 हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, B2S6 का प्रिपरेशन होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट से, लैब मेथड होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है, वो सब कुछ नहीं पढ़ना आप। सही बात, सच में एक भी कंपाउंड आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। आज आप ATH दोगे आकाश का तो क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए साइड मत हो जाना, कंपाउंड से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपका एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी में देखो, मैंने बोला था वो वहाँ पे B2S6 का प्रिपरेशन होगा, H3BO3 का प्रिपरेशन होगा। अब बोरेक्स बिट टेस्ट है, बोरेक्स बिट टेस्ट में आपको आगे पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल, वो ड्राई टेस्ट है, पढ़ा दूंगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसे होता है बता दूंगा एनसीईआरटी से। आई बात सर, मैं अभी नहीं, अभी इतना ही पे रुक जाओ, कर लेंगे। एक भी कंपाउंड नहीं देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन और ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रेंड्स है। दूसरा ट्रेंड्स है नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये तीन ट्रेंड्स है याद रखना, यही से क्वेश्चन आता है इसका, सही बात समझ में।
और कंपाउंड एक भी नहीं पढ़ना आपको, B2H6 का कंपाउंड नहीं पढ़ना। मेरे को बोलोगे तो मैं सब कुछ लिख दूंगा, B2H6 का प्रिपरेशन कैसे होता है, किस में होता है। डिग्लाइम लेते हैं हम लोग, सोडियम आयोडाइड, B2H6 सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं। ये देखो वहाँ पे, देखो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो आप देखो वहाँ पे, आप B2H6 का पेज लेके जाओ, B2H6 दिया होगा, देखो B2H6 दिया है वहाँ पे। देखो सबसे पहला मेथड प्रिपरेशन दिया होगा वहाँ पे, आयोडीन प्लस सोडियम बोरोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डिक्लाइम दिया वहाँ पे। अब वहाँ पे B2H6 बनाया होगा, और वहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयोडीन आया होगा। यील्ड होता है उसका 98% यील्ड होता है उसका, बहुत ज्यादा यील्ड होता है। इसीलिए बेटा ये क्या होता है, लैब मेथड होता है प्रिपरेशन का। देखो वहाँ पे लिखा होगा लैब मेथड। फिर देखो और बता देता हूँ, सुनो, और देख सुनो, सोडियम सुनो, सोडियम सोडियम हाइड्राइड लिया होगा, और सोडियम हाइड्राइड को BF3 के साथ रिएक्शन करवाएगा, B2H6 बनाओगे। ये इंडस्ट्रियल मेथड होगा प्रिपरेशन का। ठीक, एक लिया होगा BCl3 लिया होगा, उसको लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा के फिर B2H6 AlCl3 और HCl लिया होगा। ये B2H6 का प्रिपरेशन होता है। B2H6 का प्रिपरेशन बता दिया। नेचर में दिया होगा हाईली टॉक्सिक, हाईली इनफ्लेमेबल, देखो लिखा होगा। एक मोल B2H6 का जब कंबशन क्या होगा, 1975 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगा। चेक कर लो दिया है कि नहीं, 1900 माइनस 1900 समथिंग दिया है कि नहीं, वहां पे इतना एनर्जी किलो जूल रिलीज होता है उसके। हाईली क्या, सब याद है मेरे को। इसका इससे और भी रिएक्शन होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कि मेरे को नहीं पढ़ाना तो ये नहीं जानते इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं पूछेगा मैं इतना गारंटी लेता हूँ। फिर देखो वहां पे B2H6 का हाइड्रोलाइसिस दिया होगा, B2H6 का एरियर के साथ ऑक्सीडेशन दिया होगा। B2H6 को जब ऑक्सीडेशन करते हैं B2O3 और वाटर आता है, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऑर्थोबोरिक एसिड आता है, हाइड्रोजन आता है। देखो वहां पे दिया होगा सब रिएक्शन। ठीक, फिर उसका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है उसका। B2H6 का जब CO के साथ अडेप्ट बनाया होगा, और फिर B2H6 का NH3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना हम लोग, तो बेटा लो टेम्परेचर पे वहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, हाई टेम्परेचर पे बोराजीन बना देते हैं हम लोग, और उसी को एक्सेस से हीट करते हैं तो बोरोन नाइट्राइड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बना देता है। आई बात समझ में? तो बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन वो स्टेज ऑफ टाइम में नहीं पूछेगा, गारंटी लेता हूँ मैं आपको। नहीं आएगा, जेई मेन में भी नहीं आएगा। इस बार तो आपने जेई मेन का क्वेश्चन देखा होगा ना, एक भी कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था आपका, HNO3 कहीं नहीं देगा, है ही नहीं सिलेबस में तो। आप देखो ना, आप पिछले साल का से, आप देखो 2023-20 का सिलेबस देखो, और 2024 में जो चेंज हुआ उसका सिलेबस देखो, आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। वहां पे लिखा हुआ था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हैलाइड ऑफ फास्फोरस, सब लिखा हुआ, ऑक्सोसिड ऑफ फास्फोरस, PCl5 PCl3 सब लिखा हुआ था। आज के डेट में देखो सब कैंसिल, कुछ नहीं, कि नाइट्रोजन सीधा दिया है एलिमेंट्स, पेरियोडिक प्रॉपर्टी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, बस इतना ही लिखा है। तो क्यों पूछेगा आपसे? कर लेंगे ये। आइए नेक्स्ट चलिए, ग्रुप 14 पे आइए। ग्रुप 14 में देखेंगे तो कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, SN होता है, PV होता है। बेटे याद रखना, ग्रुप 14 का सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंपाउंड जाओगे तो दो तीन कंपाउंड इसका दिया है जो नहीं पढ़ना है आपको, CO2 दिया है, CO दिया है। मेटलर्जी आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो CO का इंपॉर्टेंस वहाँ होता है, तो वो सब नहीं पढ़ना आपको। तो देखना है यहाँ पे क्या होता है। ये तो जानते हो कि ये नॉन मेटल्स होता है ये। इसमें जाते हैं तो बहुत सारा कंट्रोवर्सियल है, कहीं पे सिलिकॉन नॉन मेटल भी लिखा है NCERT है, कहीं पे मेटलाइट भी लिखा है, लेकिन मेटलाइट्स होता है ये। इसमें जाओगे तो ये टिपिकल मेटल होता है, मेटल है ये सब। देखो साइज का बात करोगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका पता, इंक्रीज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में मिलेगा, कार्बन सिलिकॉन में। सबसे ज्यादा किस पे मिलेगा, साइज जब जाओगे तो कुछ ऐसा होता है, देखना यहाँ पे रेडियस लेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लेंगे तो कुछ ऐसा साइज होगा, देखना इस तरह से, इस तरह से। मतलब ये कार्बन होगा, ये सिलिकॉन होगा, तो ये देखो, ये जर्मेनियम होगा, ये SN होगा, ये PB होगा। तो जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे तो गैप क्या होगा आपका, डिक्रीज होते जाएगा, बताया था मैंने आपको। अर्लियर मेंबर में ज्यादा होता है ये। साइज का बात करेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका, इन डिक्रीज होता है ये। लेकिन इसका तो इरेगुलर ट्रेंड्स होता है, क्या ट्रेंड है देखो, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात मैं बता रहा हूँ, देखो कार्बन लेंगे, सिलिकॉन लिए, जर्मेनियम लेंगे, SN लेंगे, PB लेंगे, देखना ये 2.5 के करीब होता है। ये देखना यहाँ पे 1.8, 1.8, 1.8, 1.9 दिया है ना।
तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे एसएन से पीवी पे जाके इंक्रीज हुआ, नहीं तो ऑलमोस्ट सबका कांस्टेंट था। एनसीईआरटी में देखो टेबुलर फॉर्म में दिया होगा। तो याद रखना यहाँ पे एसएनपीवी में एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने बताया था जेड इफेक्टिव, याद करो। जेड इफेक्टिव जो बताया था आपको कि पीवी में ज्यादा होता है, पीवी में ज्यादा होता है कंपेयर टू एसएन। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पीवी इज ग्रेटर देन एसएन। क्यों जेड इफेक्टिव ज्यादा होता था? क्योंकि पीवी कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है? 6 पीरियड का। अब बेटा 6 पीरियड में क्या होता है? जगह दो उसको, बता दो। हाँ फिर कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। एक स्टूडेंट ने कल फोन किया था कि मेरे को ये ऑनलाइन क्लास, ये नहीं क्लास करो, वैसे मेरे को 102 फीवर है, तो मैंने लिख दिया मेरे को 104 फीवर है। तुमको बोलना थोड़ी, तुमको सुनना है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले। देखिए, मम्मी को बुला लो, बोलो मम्मी को आ जाने के लिए। चलो एस एन पीवी के क्या होगा, रीजन समझ में आ गया ये। देखिए इसका ज्यादा हो गया यहाँ पे, पीवी का ज्यादा होगा एसएन से, उसका रीजन क्या था? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पीवी क्या होता है? 6 पीरियड का एलिमेंट होता है। 6 पीरियड में बेटा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आपको मैंने बोला था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है 6 पीरियड एलिमेंट्स। 6 पीरियड के एलिमेंट का जो भी होता है उसके एटॉमिक रेडियस में बहुत क्लोजनेस आ जाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और 7th पीरियड में भी क्लोजनेस होता है, उसको बोलते हैं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मैंने याद करो जिरकोनियम हॉफियम दो एलिमेंट लिया था। दोनों एलिमेंट क्या था? जिरकोनियम था आपका, याद करो 4D सीरीज का। हॉफियम किसका था? 5D सीरीज का। और दोनों का एटॉमिक रेडियस मैंने नियरली सेम रखा था। तो उसके लिए कौन रहता था? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन था। मैंने बोला था ना आपको कि 4th पीरियड से जब आप जाते थे किस में, आप 3D 4D 5D सीरीज लिए थे, तो 4D 5D का केमिस्ट्री बहुत क्लोज आ गया था। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बहुत क्लोज आ जाता है, इसीलिए उसका सेपरेशन आपका बहुत टफ हो जाता है एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड से। इसीलिए हम लोग केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं उसका। बताए थे ना आपको। तो याद रखना सबसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का भी फंडा मैंने बताया था। एक्टिनाइट सीरीज में जाते थे तो सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम का होता था कि नहीं? कुछ एलिमेंट होता जिसका +4 होता था, याद रखना थोरियम था। थोरियम आपका किस में था? एफ ब्लॉक एलिमेंट था। जो थोरियम का शेप क्या होता था? +4 होता था, +3 नहीं होता था। बार्केलियम से मैंने जब स्टार्ट किया था तो +3 लेके गया था, वहां से कहाँ पे 3 नोबेल लॉरेट जो लास्ट में लिए था, सबके +3 लिखा था, याद करो बार्केलियम के बाद से जब स्टार्ट किया था। तो ये सब कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? 4F सीरीज में, 5F सीरीज में। बट ये सब याद नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन आपका कहाँ पे ट्विस्ट कर देगा, नहीं पता चलेगा। जेई में बनाइए ना तो पता चलेगा एनसीईआरटी कैसे पूछता है। कर लेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया आपका। एटॉमिक रेडियस रेगुलर टेंस है, इसमें इरेगुलरिटी नहीं होता है, एक्सेप्शन नहीं है, डिफरेंस कम हो जाता है, ये सही है। नेक्स्ट लिखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट जाएंगे तो NH2 जाएंगे, NP2 होगा कि नहीं? फिर यूनिक एबिलिटी किसका होता है? यूनिक बिहेवियर किसका होगा? कार्बन का होगा, तो वो भी बताएंगे आपको क्या रीजन होता है, यूनिक बिहेवियर क्या होता है कार्बन का, बोरोन का, वो भी बताएंगे आपको, वो सब पूछेगा आपसे। देखो NH2 NP2 जाएंगे तो यहाँ पे देखना क्या होगा कि अगर ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा तो क्या होगा? +4। और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये +2। तो बेटा जो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, जैसे ग्रुप 13 का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर था +3। आप +3 से 2 यूनिट नीचे आ जाओ तो क्या होता? +1। तो टॉप टू बॉटम +1 का स्टेबिलिटी क्या होता था? इंक्रीज होता था। अब +3 का स्टेबिलिटी क्या होता था? डिक्रीज होता था। सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4। 2 यूनिट पीछे जाओगे तो क्या होगा? +2। तो यहाँ पे +4 का टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब +4 का क्या होगा? इंक्रीज होगा। यही आपको पढ़ना है यहाँ पे। स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो स्टेबिलिटी देखना है यहाँ पे। स्टेबिलिटी का बात करेंगे, स्टेबिलिटी यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। ये टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। नहीं, रॉन्ग बोल दिया मैंने। ये टॉप टू बॉटम क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। ये टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है।
इसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद करो बता दिया था। कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे +4 में जाएंगे तो कार्बन +4 इज मोर देन द सिलिकॉन +4, और सिलिकॉन +4 मोर देन द जर्मेनियम +4। ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, SN4+ से। ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, Pb+4 से। होता कि नहीं है स्टेबिलिटी। आप याद रखोगे +2 का जाओगे, जर्मेनियम +2 इज मोर स्टेबल कौन होगा, SN+2। SN+2 से मोर स्टेबल कौन होगा, Pb2+। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको बोलेगा कि जर्मेनियम का कौन सा स्टेट स्टेबल होता है, +4 याद रखना। देखो जर्मेनियम क्या होता है, आपका 5th पीरियड का एलिमेंट्स नहीं है, ये आपका 6th पीरियड का एलिमेंट्स नहीं है। इनर्ट पेयर मैंने बताया था, याद करो। इनर्ट पेयर इफेक्ट मेनली जो डोमिनेंट होता है, इनर्ट पेयर मेनली जो प्रोनाउंस्ड होता है वो होता है 6th पीरियड एलिमेंट के लिए। इसलिए अगर मेरे को जर्मेनियम का एसएन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं +4 लूंगा। जर्मेनियम का अगर डायहाइलाइट देगा, जर्मेनियम का अगर टेट्राहाइलाइट देगा, तो डायहाइलाइट से टेट्राहाइलाइट का ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ये सब नीट को पूछा हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका हाइलाइट का भी स्टेबिलिटी भी आता है। कर लेंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं आपको। स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखना जर्मेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम +2। सिमिलरली टीन +4 इज मोर स्टेबल देन टीन +2। ये दोनों याद रखिएगा। तो देखना यहाँ पे जर्मेनियम टेट्राहाइलाइड इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम डाइहाइलाइड। टीन का भी कौन सा स्टेबल होगा बताइए। टीन का भी टेट्राहाइलाइड मोर स्टेबल देन टीन का डाइहाइलाइड, याद रखोगे। SN2+ होगा कहीं पे, तो वो एक्ट एज किसके तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन क्या होगा, उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होता है, +4 होता है, इसलिए +2 से +4 में जाना चाहता हूँ। इसलिए किसके तरह वर्क करता है वो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसलिए आप देखोगे कहीं पे SnCl2 पे अगर मान लो कि FeCl3 का रिएक्शन करवाएंगे ना, तो होगा रिएक्शन, क्यों नहीं होगा। आपको पढ़ाए थे ना कॉन्टेशन केमिस्ट्री ये डी ब्लॉक में कि आयरन + 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। आयरन +3 जो होता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए आपने याद होकर किया होगा कि फेरिक आयोडाइड नहीं होता था। वही रिस्पॉन्सिबल मैंने बताया था, क्योंकि +3 से +2 का जो SRP होता है ना वो 0.77 बहुत हाई होता है। इसीलिए Fe3+ क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद है नहीं ये सब। सब बताए थे, कोबाल्ट +3 का सिर्फ फ्लोराइड बताए थे, और कोई बताए नहीं, क्योंकि कोबाल्ट +3 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। इसलिए क्लोराइड ब्रोमाइड सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसी के साथ +3 का कंपाउंड नहीं बनाता है। सब एनसीईआरटी में पढ़ाया था आपको मैंने। तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है भूल जाते हैं। देखो इधर, ये क्या होगा, SnCl4 आ जाएगा, और ये रिड्यूस हो जाएगा FeCl2 में। मरकरी होता है ना, कैलोमेल सब होता है ना, कैलोमेल मरकरी सब होता है ना, मर्क्यूरिस मर्क्यूरिक सॉल्ट। उसमें भी SnCl2 दोगे ना, तो SnCl2 SN4+ में चला जाता है। अब मर्क्यूरस को मर्क्यूरिक में, मर्क्यूरिक को मर्क्यूरस में कर देगा। एक्सेस SnCl2 दोगे तो मर्क्यूरस से फिर मरकरी आ जाता है, ग्रे कलर आ जाता है। टेस्ट होता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट में, बहुत ज्यादा यूज होता है SnCl2। लैब एजेंट होता है SnCl2, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना ये। इसलिए देखना है यहाँ पे SnCl2 को अगर पोटेशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा नहीं, ये भी रिड्यूसिंग होता है और ये भी रिड्यूसिंग होता है। कहाँ से रिएक्शन होगा, तो SnCl2 कैन एग्जिस्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड बिकॉज बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। कर लेंगे। फिर एक और स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो लेड का जाएंगे, तो लेड का जो +2 होता है, दैट इज मोर स्टेबल देन लेड +4। तो देखना यहाँ पे Pb+4 क्या होता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने देखा होगा PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, PbR4 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज ही कर देगा ब्रोमाइड आयोडाइड को। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो लेड का जो डाइहाइलाइड होगा, दैट इज मोर स्टेबल देन टेट्राहाइलाइड।
एनसीईआरटी का एक पेज देना है, एनसीईआरटी के एक पेज में ये सब लिखा हुआ है, एक ही पेज से 3 क्वेश्चन आ गए, 2 या 3 क्वेश्चन दे देता नीट में एक ही बार, 2022 या 23 में एक ही पेज से 2-3 क्वेश्चन डाल दिया था। तो देखो ये सब क्या होता है, डायलाइट मोर स्टेबल देन टेट्रालाइट। आज जर्मेनियम सब क्या होता है, टेट्रालाइट मोर स्टेबल देन डायलाइट, याद रखेंगे। देखो PbF4 और SnF4 जो होता है ये आयनिक होता है, ये सिर्फ आयनिक हैलाइड्स होता है, नहीं तो सबका क्या होता है, कोवलेंट हैलाइड्स होता है। सिर्फ फ्लोराइड ही होता है दोनों का आयनिक है। देखो PbO2 लिए और HNO3 लेंगे कंसंट्रेटेड, बताओ PbO2 क्या होता है। देखो आपको एक सी बताएंगे, एक सी पहले लिख लो, पहले देखो ये क्या होता है। ये एक होता है आपका PB3O4, इसको बोलते हैं रेड लेट, लिथार्ज जिसको बोलते हैं रेड लेट बोलते हैं हम लोग, PB3O4 को। एक्चुअली ये मिक्सर होता है किसका, तो ये मिक्सर होता है 1 मोल प्लम्बस का, और 1 मोल होता है, देखो 2 मोल होता है प्लम्बस और 1 मोल होता है प्लम्बिक। क्या होता है यहाँ पे, 1 मोल होता है प्लम्बस, सॉरी 2 मोल होता है प्लम्बस और 1 मोल होता है प्लम्बिक। मतलब 1 मोल होता है PbO2 और 2 मोल होता है PbO, ये मिक्स ऑक्साइड होता है। आई बात समझ में। अब ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक चीज याद रखना, दोनों का दोनों नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक। आप क्या करेंगे, PB3O4 से मैं रिएक्शन करवाऊंगा HNO3 का, ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, ये कंसंट्रेटेड लेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मेरे को पता है। रिएक्शन होगा तो देखो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा बताइए। PbO जो था, देखो ये PbO2 था, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा PB4 प्लस में, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि +4 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज क्यों होगा, तो देखो क्या होगा, लेड नाइट्रेट का अपना कंपाउंड बनाएगा PB2 प्लस का। अरे एम्फोटेरिक बेसिक ऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्शन होकर सॉल्ट बनेगा, तो लेड नाइट्रेट बना किसका, +2 का, ये 2 मोल लेड नाइट्रेट बनेगा। 1 मोल आपका PbO2 क्या हो जाएगा, सॉलिड रहेगा, वो आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, वहां पे रीजन क्या होगा, +4 है ये, प्लस HNO3 कुछ कर ही नहीं पाएगा यहाँ पे। अब फिर क्या हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा आपका वाटर, बेटा ये रेडॉक्स रिएक्शन है, नॉट रेडॉक्स, रेडॉक्स नहीं है। अगर यहीं पे क्या होता है, ये रेडॉक्स नहीं है, रीजन क्या होगा, कि यहाँ पे प्लम्बस है प्लम्बिक है, प्लम्बिक जो है +4 में वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, तो यहाँ से रेडॉक्स होने का चांस ही नहीं है। यहाँ पे क्या करेगा, जो प्लम्बस है, प्लम्बस +2 में है, ऐसा नहीं कि +2 से +4 में ऑक्सीडाइज करेंगे, नहीं, क्योंकि +4 तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको ऑक्सीडाइज कहाँ कर पाओगे आप। सही बात समझ में, इसलिए बेटा ये देखना, ये रेडॉक्स नहीं होता। अब देखो एक चीज दिखा देता हूँ आपको, देखो रेडॉक्स का मैं एक एनसीईआरटी का दिखा देता हूँ, दिखाए थे मैंने आपको, तो रेडॉक्स एनसीईआरटी का दिखा देता हूँ। तो रेडॉक्स रिएक्शन नजर लग जाता है इसको, बट काम करना बंद कर दो। तो नींद आ रहा है, क्या ही लोग एनर्जी बचा के पेशेंट देखेगा भाई।
सबको नींद आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। बच के रहना, गिर नहीं जाना कहीं पे। कहाँ गया वो, तो ये तो देखो, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे पारा रिएक्शन क्या दिया वहां पे, PB3O4 HCl के साथ दिया। PB3O4 में क्या प्लम्बस भी प्लम्बिक भी है। अब बताओ यहाँ पे जो प्लम्बस जो होगा, प्लम्बिक जो होगा +4 में, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करेगा क्लोरीन में। तो वो रेडॉक्स है, देखो वहाँ पे Cl2 में ऑक्सीडाइज किया कि नहीं। अरे Cl2 में ऑक्सीडाइज किया कि नहीं, Cl- से जीरो आ गया कि नहीं ये। ये क्या था, प्लम्बस प्लम्बिक दोनों था। तो प्लम्बस जो था प्लम्बिक दोनों कहाँ पे आ गया, +2 में। ये रेडॉक्स है कि नहीं ये PB3O4 में देखो क्या है। यहाँ पे प्लम्बस और प्लम्बिक है। प्लम्बस प्लम्बिक में मैंने क्या बोला, PbO था और क्या था, PbO2 था, ये 2 मोल। अब ये PbO2 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, NO3 भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे रेडॉक्स नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगा। मतलब HNO3 क्या होता है, एसिडिक, एसिडिक एसिड है। आप PB3 क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, एपोटेरिक होता है, तो यहाँ पे बेस ले लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्ट बना लिया, PbO2 को रिलीज कर दिया, वो सॉल्ट भी नहीं बनाया क्योंकि वो तो रिएक्शन पार्ट्स में इन्वॉल्व भी नहीं होगा। और आपका H2O आ गया। देखो क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे, HNO3 itself oxidizing agent, therefore it unlikely to react with the other basement PbO2, लिखा कि नहीं यहाँ पे HNO3। However, the acid base reaction occurs। यहाँ पे this passive nature of the against the HNO3 यहाँ पे क्लियरली बोला है कि नहीं आपको। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है, therefore ये जो रिएक्शन है आपका, ये स्प्लिट किया यहाँ पे, ये बताया रेडॉक्स है। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इसके बारे में बोला था कि रेडॉक्स नहीं है, ये रेडॉक्स नहीं है आपका रिएक्शन। आई बात समझे, PB3O4 का HNO3 के साथ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। याद रखोगे, क्योंकि PB3O4 क्या होता है, खुद क्या होता है वहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, प्लम्बिक। प्लम्बिक मतलब PbO2। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन लिया था इस बार जी, आपका ये 2024 या 25 इंटीजर टाइप में कहीं पे क्वेश्चन पूछा था इस बार का, जी एडवांस में, रेडॉक्स रिएक्शन का क्लासिफिकेशन में, तो याद रखिए, कर लेंगे यहाँ पे, समझ में आई है। अब देखो, तो ये जो मैंने बताया किसका नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ किसका बताया, स्टेबिलिटी है +2 और स्टेबिलिटी है +4। तो ये तो समझ में आ गया ना आपका, कि SN2+ क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और लेड +4 क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड का स्टेबल स्टेट कौन होगा, +2। और तीन का स्टेबल स्टेट क्या होगा, +4। कर लेंगे ये। नेक्स्ट लिखो, ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद पढ़ा देंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे बाद में। और ना आज तक कंप्लीट कर देंगे। क्या था, 14 था नहीं है, 14 15, देखते हैं 15 तक डिस्कस करेंगे या नहीं हम। आइए, देखो कहाँ तक पढ़ा है। आई पिकअप लेने दो, उसका पिकअप लेंगे, खत्म कर देंगे। 15 तक जाके देखते हैं कहाँ तक पहुंच जाते हैं। बाय मॉलिक्यूल एक हो जाएगा। टी ब्लॉक में अगर 15 आज कंप्लीट कर देंगे तो तब एक क्लास और लगेगा, नहीं अगर पहुंच पाएंगे तो फिर दो। 15 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत चीज बोल रहा हूँ। 15 में कंपाउंड से पढ़ा देते तो 2 क्लास लगता था। 15 को पढ़ाने में 2 क्लास लगता था। नहीं नहीं। देखता हूँ देख, चलो आज पढ़ा रहे तो देखता हूँ क्या क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लास होगा या नहीं होगा, देखता हूँ। चलो यहाँ पे समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए, अनेसन एनर्जी याद करो। कार्बन होता था, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, SN, Pb, यही आ जाता था ना। बस यही पे एक्सेप्शन है। Pb ग्रेटर देन SN, बस यही पे एक्सेप्शन है। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट SN से Pb पे जाके रिवर्स हो जाएगा। कर लेंगे ये, बस इतना याद रखो। ये ट्रेंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कहाँ पे, आपका पीरियोडिक टेबल में। हाँ, जर्मेनियम से कम है। ये हमेशा याद रखना, ये ऐसा मैंने दिया ये। कर लेंगे यहाँ पे। आयनाइजेशन बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया भाई, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहले लिख लो यहाँ पे, एनोमेलस, बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन कौन सा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है। सेकेंड पीरियड का सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है कि कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता, साइज स्मॉल होता है। तो आपको बोलेगा एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या होगा, तो ये होगा ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और याद रखिएगा ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। बस यही सा रीजन होता है जिसके चलते इसका क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर में सबसे पहले देखो, इट कैनॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। इसलिए आपने देखा होगा कि CH4 का फॉर्मेशन होता है, CCl4 का फॉर्मेशन होता है। होता ही है। SN में जाओगे तो देखना है कि SN4 भी बनता है, SnCl6 2 भी बनता है। तीन अपना कोवलेंस एक्सपैंड करता है, लेकिन कार्बन अपना कोवलेंस एक्सपैंड नहीं कर पाता। सही बात समझ में, तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन हुआ। दूसरा क्या होता है इसमें याद रखना, इट हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म stronger p pi multiple bond with itself and other smaller more electronegative atom like oxygen, nitrogen। ये चीज मैंने ग्रुप 13 में बताया था, आपको याद करो। मैंने बोला था कि देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्या, पी पाई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड सही है। क्योंकि खुद से देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब क्या होता है, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। पी और मेटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत इफेक्टिव ओवरलैप होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्गर होगा। इसी फैमिली में जाएंगे, सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देखेंगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आप नहीं देखेंगे। सिलिकॉन का देखना है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप नहीं देखेंगे। याद करो, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के पास यूनिक एबिलिटी होता है, N2 मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन फास्फोरस का P4 मॉलिक्यूल्स होता है। P4 में मैंने बोला था फास्फोरस और सिंगल बॉन्ड्स होता है, फास्फोरस खुद के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्योंकि 3p का साइज क्या होता है, हाईली डिफ्यूज होता है। 3p ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बनता है।
तो नहीं कर पाता, इसीलिए क्या होता है वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो याद रखना यहाँ पे सल्फर सल्फर पाई बॉन्ड में नहीं होता, फास्फोरस पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाता है। इसीलिए सल्फर फास्फोरस सब क्या होता है, पॉलीमर्स के फॉर्म में आता है। आप पॉलीफेरिक फॉर्म में देखना कि जहां भी बॉन्ड बना होगा, S8 में जाओ, S6 में जाओ, P4 में जाओ, सब में देखना फास्फोरस फास्फोरस के बीच में, सल्फर सल्फर के बीच में देखना सिंगल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? तो ये सब यूनिक एबिलिटी होता है, याद रखना। तो खुद के साथ जो स्टेबल पाई बॉन्ड बनाता है वो फर्स्ट पीरियड का, सेकंड पीरियड का एलिमेंट बनाता है, थर्ड फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स नहीं बनाता। कर लेंगे ये समझ में आ गया आपका? सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आप कभी नहीं देखेंगे। इसीलिए सिलिकॉन का जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है ना, सिलिका लो, सिलिकेट लो, ऑर्गेनो सिलिकॉन लो, सबके सब पॉलीमर्स होता है। इसीलिए देखना जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं बनता है ना, वो कंपाउंड हमेशा पॉलीमर प्रेफर करता है। इसीलिए सिलिकॉन सिलिकेट जितना भी देखो सब पॉलीमर्स है आपका। सही बात समझ में? तो ये कर लेंगे यूनिक एबिलिटी। तो ये कोवलेंसी का रेस्ट्रिक्शन है, यूनिक एबिलिटी होता है स्टेबल पाई बॉन्ड बनाने का। आप देखोगे कभी कि आप देखना कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ इसमें देखना आप, जैसे सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन का तो क्या बनाता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे क्या होता है देखना, CO2 होता है और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है कि नहीं है। CO2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल से, CO2 के एक मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। CO2 का मॉलिक्यूल जाओगे तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ये, यहाँ पे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है, इसलिए CO2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। लेकिन देखो उसी में SiO2 जाएंगे, सिलिका बोलते हैं इसको हम लोग, सिलिका। ये 3D नेटवर्क सॉलिड होता है ये। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 sp बोलते हो, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 बोलते हो, जबकि दोनों तो एक ही फैमिली का एलिमेंट्स है। लेकिन ये कहाँ चला गया 3D नेटवर्क सॉलिड। इसका स्ट्रक्चर जाओगे 3D नेटवर्क सॉलिड का तो देखना है, मैंने बताया भी था आपको केमिकल बॉन्डिंग में। ये सिलिकॉन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन जाएंगे, ये सिलिकॉन जाएंगे, ऐसे अल्टरनेट रहता है ये बेटा। ये ऑक्सीजन जाएंगे, ये सिलिकॉन जाएंगे, फिर ऑक्सीजन जाएंगे, ये सिलिकॉन, फिर ये ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन जाएंगे, ऑक्सीजन सिलिकॉन। ये देखो नीट में क्या पूछ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस पर, क्या देखना। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में दिया होगा ये फिगर। इधर ऑक्सीजन जाएंगे, फिर सिलिकॉन आपका आ जाएगा। तो इसमें पूछता है क्या, देखो सबसे पहले पूछता है ये कि इसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp3। आपको बोलेगा कि इच ऑक्सीजन सराउंडेड बाय इच ऑक्सीजन, आपको बोलेगा कि इच ऑक्सीजन सराउंडेड बाय हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4, और इच ऑक्सीजन सराउंडेड बाय हाउ मेनी सिलिकॉन, 2। देखो एक एक ऑक्सीजन पे जाओगे तो उसके सराउंडिंग में दो ही सिलिकॉन मिलेगा, देखो दो सिलिकॉन है लेकिन एक सिलिकॉन के सराउंडिंग में कितना ऑक्सीजन है, 4। जो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, 3D नेटवर्क सॉलिड होता है, डायमंड जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका भी। आई बात समझ में? सीविंग प्रॉपर्टी होता है। आपने SI2 को क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं हम लोग। ये कहाँ पे यूज करते थे, स्टॉप, ये जितना गरीब है तो उसमें जो घड़ी का जो बेस बनाते हैं हम लोग किससे बनाते हैं, क्वार्ट्ज से बनाते हैं हम लोग। और क्या होता है, सीविंग मटेरियल होता है ये, वाटर का प्यूरिफिकेशन भी होता है सिलिका से। और इसी सिलिका जो होता है आपका डिपॉजिट जो होता है आपका, देखो उसी पे क्या होता है SNO3 से केवलगर जो बनाते हैं हम लोग, केवलगर वो तो सिलिका ही रहता है आपका। आई बात ना? तो ये कर लेंगे, सिल्का क्या होता है, सिल्का SiO2 होता है। सैंड में ये SiO2 का होता है, सैंड में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे सैंड का SiO2 का कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट आपका क्या होता है, सीमेंट। सीमेंट जो देते हो, सीमेंट में जब आप पानी देते हो तो सेटिंग जब होता है, तो सेटिंग में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हाइड्रोलाइसिस होता है वहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस से पॉलीमराइजेशन होता है। इसीलिए तो सिल्का जो होता है वही तो नेटवर्क सॉलिड बनाता है वहाँ पे, वो जो कनेक्ट करके होल्ड करके रखता है स्ट्रॉन्ग, कौन होता है, SiO2 ही रिस्पॉन्सिबल होता है। Al2O3 रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए सीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है SiO2, Al2O3, पोर्टलैंड सीमेंट का। कर लेंगे ये, समझ में आई है? तो विदाउट सिल्का तो सीमेंट कंसिडर ही नहीं करो। सीमेंट जितना भी होता है, जितना भी आप सब समझ लेते हो, जहां भी आप पानी देने पे सेटिंग करते हो तो समझ लो वहां पे सिलिकेट्स है। कर लेंगे ये सिलिकॉन समझ में आ गया, 3D नेटवर्क सॉलिड है ये। तो ये यूनिक एबिलिटी दोस्त, ये एनोमलस बिहेवियर में आ गया आपका। फिर देखना है यहाँ पे एक और बताते हैं, ये तो CO2 के साथ बता दिया आपका। आप केमिकल प्रॉपर्टीज का तो ये याद रखो, वही काफी एक यूनिक एबिलिटी होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भाई ये। सबसे पहले लिखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे ना तो दो टाइप का ऑक्साइड बनेगा, एक EO बनेगा, एक EO2 बनेगा, ये +4, ये +2, दो ऑक्साइड बनेगा।
देखना यहाँ पे CO बनेगा, SiO बनेगा, जर्मेनियम ऑक्साइड बनेगा, SnO, PbO। बेटा याद रखना ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड होता है कि नहीं पढ़ाए थे? N2O, CO, NO, दोनों तीनों न्यूट्रल था कि नहीं आपका? ये जो होता है एसिडिक होता है लेकिन लेस अनस्टेबल होता है ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक। ये जो होता है ना ये बेटा एम्फोटेरिक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा याद रखना है कि टीन का क्या होता था, एम्फोटेरिक होता है। CO2 जाएंगे, SiO2 जाएंगे, जर्मेनियम का ऑक्साइड आएगा आपका, फिर SnO2 आएगा, फिर SnO4, ये PbO2 आएगा। इसमें बेटा याद रखना ये सब जितना भी होता है ये तीनों का तीनों एसिडिक ऑक्साइड्स है ये। और ये जो होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। अनस्टेबल, यू अनस्टेबल, लेस स्टेबली। स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जिस्टेंस होता है इसका, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से कहीं कहीं पे ऑब्जर्वेशन देखा गया इसका। तो याद रखना प्लम्बस प्लम्बिंग क्या होता है, एम्फोटेरिक। स्टेनलेस स्टेनिंग क्या होता है, एम्फोटेरिक। ये याद रखना आप। CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये याद रखना। और CO2 क्या होता है आपका, एसिडिक। देखो एनसीईआरटी में सब दिया होगा आपका, एसिडिक न्यूट्रल सब दिया होगा। नेक्स्ट देखो। रिएक्शन विथ वाटर। बेटो वाटर लोगे लिक्विड, ये वार्म वाटर लिए, और यहाँ पे वाटर क्या लिए, वेपर। कार्बन जाओगे किसी के साथ नहीं करता, इसके साथ करता है। स्टीम के साथ कार्बन पे लेके जाओगे ना तो वाटर गैस बनता है। इन पर इन सब कैटलिस्ट। जब सी लोगे ना आप यहाँ पे बेटा स्टीम लोगे, स्टीम मतलब कि ये गैस वेपर पे जाए। ये 1273 केल्विन टेम्परेचर लेंगे और निकेल कैटलिस्ट लेंगे तो ये CO+H2 बनाता है, ये तो वाटर गैस होता है। CO+H2 को वाटर गैस बोलते हो, CO+N2 को क्या बोलते हो, प्रोड्यूसर गैस। याद रखना वाटर गैस में CO+H2 का मिक्सर का कोई प्रोपोर्शन नहीं होता कि 1:2, ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रोपोर्शन मिक्स कर दो CO+H2 को तो क्या बनता है वहां पे, वाटर गैस। तो ये करता है कैटलिस्ट के प्रेस, वो वैसे स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। मान लो यहाँ पे कोक रहेगा, रेड हॉट कोक रहेगा, और उस पर स्टीम दोगे तभी रिएक्शन होगा जब आप निकेल लोगे, नहीं तो रिएक्शन नहीं होता। सिलिकॉन के साथ जाओगे तो सिलिकॉन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जर्मेनियम जाओगे तो ये भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। टीन जाओगे तो टीन जाता है यहाँ पे, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और वार्म के साथ नहीं। लेड तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना के बैठा रहता है। कई बात समझ में। लेड स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना के बैठा रहता है। पढ़ो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में लिखा वहां पे, लेड डज नॉट टेक विद स्टीम वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। देखो इसमें जो जाओगे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का, देखो टीन का जब जाएंगे, टीम का जब ये देखो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर पे, तो बेटा SnO2 बनता है प्लस वाटर हाइड्रोजन, +4 का ऑक्साइड बनता है, +2 का नहीं, याद रखना। स्टेनिक ऑक्साइड बनता है, स्टेनस नहीं। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में रीडिंग दो, वहां पे क्या दिया है, वहां पे लिखा होगा वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सीधा लिखा होगा। टीन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, क्लियरली लिखा है यहाँ पे। आगे अब ये वहां पे देखा होगा, उसका बाद होगा एसिड बेस के साथ रिएक्शन, दिया है या नहीं दिया है, एसिड बेस के साथ नहीं दिया होगा शायद। हेलोजन के साथ दिया, हेलोजन के साथ बहुत सिंपल होता है, लिखो थर्ड। देखो वहां पे रिएक्शन विथ हेलोजन दिया होगा तो बोला होगा कि डायहाइलाइट टेट्राहाइलाइट दो हैलाइड का फॉर्मेशन होता है।
कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब नहीं होता, ये कार्बन किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो कार्बन का बहुत यूनिक मेथड होता है प्रिपरेशन का, वो सब आपको नहीं पढ़ना। आपको याद रखना है कि जैसे ही इसको हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दो हैलाइड बनाता है, एक बनता है आपका टेट्रा हैलाइड, एक बनाता है आपका डाई हैलाइड, ये याद रखना आपको। अब इसमें जाएंगे तो कार्बन होता है, ये सिलिकॉन होता है, देखना जर्मेनियम होता है, एसएन जाएंगे पीवी जाएंगे तो ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी आएगा, सब बनाता है डायलाइट टेट्रालाइड यहाँ पे। लेकिन इसका जो डायलाइट होता है ना कार्बन का, ये लेस स्टेबल होता है, कार्बन का डायलाइट बहुत लेस स्टेबल होता है, इसलिए बेटर होगा कि इसको क्रॉस ही करके रखो। बट डायलाइट जनरली नहीं देखते हम लोग, किसका, कार्बन का कहाँ देखते हैं डायलाइट, डाइक्लोरोकार्बन बनाते होते इंटरमीडिएट होता है कि नहीं, इसीलिए लिस स्टेबल होता है, इसीलिए मैंने लिखा लिस स्टेबल। सही बात समझ में। देख रहे हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी जाएंगे तो टेट्रालाइट ज्यादा स्टेबल होता है किससे, देखो कार्बन का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसका किसका होगा जर्मेनियम का, उसका किसका होगा एसएन का, उसका किसका होगा पीवी। फिर याद रखना स्टेबिलिटी ऑर्डर जाएंगे डायलाइट का, तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा SnX2, ये SI, इससे ज्यादा स्टेबल होगा जर्मेनियम 2, उसका क्या होगा SnX2, उसका PbI2। बताओ डायलाइट में सबसे स्टेबिलिटी किसका होगा, लेड का, और टेट्रालाइट में सबसे स्टेबल कौन होगा। और कार्बन जाएंगे या किसी के लिए फॉर एन एलिमेंट याद रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड मोर स्टेबल देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मोर स्टेबल देन कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड मोर स्टेबल देन कार्बन टेट्रा आयोडाइड। सिमिलरली जाओगे तो देखना जर्मेनियम का जाएंगे तो जर्मेनियम का टेट्रालाइड मोर स्टेबल देन जर्मेनियम टेट्राब्रोमाइड होगा कि नहीं है। किसी के लिए जाओगे एक एलिमेंट फिक्स कर दो, तो फ्लोराइड मोर स्टेबल देन क्लोराइड, क्लोराइड मोर स्टेबल देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मोर स्टेबल देन आयोडाइड। है बात समझ में। अगर मेरे को बोलेगा जर्मेनियम प्लस ये ज्यादा स्टेबल होता है जर्मेनियम Cl2 से। देखो एक ही टाइप का हाइलाइट होगा तो +4 मोर स्टेबल देन +2 जर्मेनियम 3 तक, लेड का +2 मोर स्टेबल देन +4। आई बात समझ में। कर लेंगे यहाँ तक। देखो CCl4 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो नो हाइड्रोलाइसिस, डी टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। कहीं पे वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, कार्बन का जितना भी, देखो कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल कितना होता है बार बार 4, 4 का 4 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, तो वैकेंट तो है ही नहीं। वाटर क्या होता है, निक्लोफाइल होता है, निक्लोफाइल जब अप्रोच करेगा तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल रखोगे तभी तो अप्रोच कर पाएगा, इसीलिए CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ऐसा ही Cl4 का हाइड्रोलाइसिस होता है, जैसा हाइड्रोलाइसिस होगा तो सिलिकिक एसिड बनेगा, देखो वहां पे दिया होगा, सिलिकिक एसिड दिया होगा, चेक कर लो। ये सिलिकिक एसिड जो होता है ना बेटा, ये चला जाता है SiO2 में, और पॉलीमेरिक में आ जाता है, ये मोनोमेरिक होता है नहीं सिलिकिक एसिड। सही बात समझ में। ये याद रखना। एक दो हाइड्रोलाइसिस देखो दिया होगा वहाँ पे, SN4Cl4 का दिया होगा। सिलिकॉन क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है, कार्बन क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। कर लेंगे। ओके। ओके प्रॉपर्टी सिल्का बता दिए आपको। अब इसके बाद सिलिकॉन सिलिकेट्स होता है, सिलिकॉन होता है सिलिकेट्स होता है, लेकिन कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिलिकॉन सिलिकेट आपके सिलेबस में नहीं है। आर्ट वहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन सिलिकेट्स अगर आता है मैं तो डिटेल बता देता हूँ आपको, लेकिन सिलिकॉन सिलिकेट्स नहीं है आपका, यहीं तक पढ़ो वही काफी है आपका। कर लेंगे। लेड का कभी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखेंगे, याद रखना आप। लेड क्या होता है, मेटल होता है ना, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉसिबिलिटी लेस होता है, ऊपर जाओगे तो निगेटिव ऑक्सीडेशन का पॉसिबिलिटी हायर रहता है, तो ये याद रखना। सिलिकॉन सिलिकेट जाओगे तो सिलिकॉन सिलिकेट जब जाओगे तो एनसीईआरटी में लिखा होगा सिलिकॉन का ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स होता है। एक होता है आपका, देखो ये ट्राइमेथाइल सिलान क्लोराइड दिया होगा, एक एक होगा डाइमेथाइल सिलान क्लोराइड्स होता है ये,
एक होता है आपका मोनोमेथाइल सिलान क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड होता है। इसी का हाइड्रोलाइसिस करते थे, इससे क्रॉस लिंक सिलिकॉन आता है, इसका हाइड्रोलाइसिस चेन आता है। इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, डायमराइजेशन होता है, इसीलिए चेन टर्मिनेटर होता है। ये जब ये दोनों को पॉलीमराइजेशन करते हैं ना लोग, तो चेन टर्मिनेटर किसका रहता है, ट्रायल कैल्सियम क्लोराइड रहता है। जितना भी मोबाइल के देखते हो ना, आपका बैक कवर से लगा तो सिलिकॉन का सब इसी का पॉलीमराइजेशन से बनता है। और ये सिलिकॉन आपका क्या होता है, सिलेंट भी होता है और केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है। तो जितना भी आपका देखता है, जितना भी आप इलेक्ट्रिक का सप्लाई वायर जो होता है लेके जाता है, सब सिलिकॉन का बना रहता है। प्रोस्थेटिक जो बनता है सर्जरी के लिए, वो सिलिकॉन का बना रहता है। बहुत सारा कॉस्मेटिक जो होता है उसमें सिलिकॉन का यूज होता है, सीलेंट के फॉर्म में यूज होता है। ये सिलिकॉन जो होता है ना, सिलिकॉन आपका क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। सिलिकॉन पे ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक्शन होता है, ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट का एक्शन होता है। सिलिकॉन हाइड्रोफोबिक होता है। सिलिकॉन हीट रेसिस्टेंट होता है। इसीलिए देखना कि आपके किचन, आज के किचन में बहुत सारे यूटेंसिल हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं इस टाइप का। तो सिलिकॉन होता है थर्मल सेंसिटिव, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होता है उसको। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, चेन सिलिकॉन बनाते हैं इससे हम लोग। इससे बनाते हैं हम लोग क्रॉस लिंक। इससे बनाते हैं हम लोग क्रॉस लिंक। तो क्रॉस लिंक का चेन जो बनाते हैं, तो उसको हम लोग किससे ब्लॉक, किससे करते हैं हम लोग, ट्रायल कैल सिलिकॉन से। आई बात समझ में। देखो एक लिखना नहीं, देखो क्या बता रहा हूँ, देखना। ये CH3, ये क्या लिए, SiCl2 लिए। हाइड्रोलाइसिस करोगे बेटा तो ये क्या होगा, Si हो जाएगा, देखो ये OH हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, देखना इस तरह से देखो, इस तरह से देखो। ये क्या हो जाएगा, लिखना नहीं, पहले बोलो नहीं, लिखना है। OH हो जाएगा, ये क्या होगा, CH3 हो जाएगा, ये क्या होगा, CH3 होगा ये। अब क्या होगा, ये ग्रोथ होगा, इधर से एक OH ग्रुप आएगा, ऐसा आ जाएगा, ये क्या होगा, CH3 आ जाएगा। ये CH3 और फिर OH, तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर निकल जाता है। ऐसे करके पॉलीमराइजेशन चले जाता है ये। तो मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन लिए यहाँ पे सिलिकॉन। देखो यहाँ पे क्या होगा, मेथाइल ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेथाइल ग्रुप। फिर ऑक्सीजन होगा, फिर एक सिलिकॉन। फिर देखो यहाँ पे मेथाइल ग्रुप होगा। फिर ये मेथाइल ग्रुप होगा। फिर ऑक्सीजन होगा, फिर सिलिकॉन। ये क्या होगा, एक मेथाइल ग्रुप होगा, फिर मेथाइल ग्रुप होगा। ऐसे करके आपका चलते रहेगा, चलते एक पॉलीमर नहीं बन जाएगा यहाँ से। तो ये क्या था, डायल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड था या मोनोअल्काइल, डायल्काइल। तो डायल्काइल से क्या बनता है, चेन। इसको बोलते हैं चेन सिलिकॉन। हाँ देखो क्या डिफरेंस है, ये देखो ONe दिए तो सिलिकॉन हो गया, वो पॉलीमर है। और CON सीधा बोलेगा। देखो सिलिकॉन का ये होता है ये, इसका मतलब होता है ऐसा है। ऐसे में ई देंगे तो कीटोन डेरिवेटिव आ गया, तो इसका मतलब होता है ये पॉलीमर। आई बात समझ में। तो सिलिकॉन का जो होता है ना, ये NCERT में जाओगे तो लिखा होगा वहां पे R2SiO, ऐसे करके लिखा होगा, ऐसे करके। मतलब ये सिलिकॉन का पॉलीमर है ये। ट्राई, आप मान लो कि इस पे 3OH रहता, तो क्या होता, 3OH रहेगा तो क्या होगा, देखना 3OH रहेगा तो क्या होगा, इधर से एक अल्काइल आएगा। और इधर से मान लो एक अल्काइल लिए तो ये क्या होगा, आपका सिलिकॉन है ये। ऑक्सीजन इधर से जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर से आएगा, ऑक्सीजन इधर से आएगा, तो इधर से आपका फिर सिलिकॉन आएगा। फिर ऑक्सीजन आएगा। फिर आपका ये अल्काइल आएगा। फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर इधर से आएगा, तो क्या होगा, क्रॉस नहीं बन जाएगा आपका। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस लिंक। आई बात समझ में। ये क्रॉस लिंक होता है किससे, ये ट्राइलाइल सिलॉन क्लोराइड से। नहीं नहीं, ये लिए मोनो अल्काइल, मोनोमेथाइल सिलॉन ट्राइक्लोराइड रहेगा, तो ये क्रॉस लिंक बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, क्रॉस लिंक। और डायल काइल सिलॉन क्लोराइड रहेगा तो क्या बनेगा, चेन। और ट्रायल काइल रहेगा तो क्या बनेगा, डाइमर। वही क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है ये। तो ये सब जो चेन को ग्रोथ करते जाओगे ना, तो फिर अल्टीमेटली क्या करना है, एंड करना है ना, ब्लॉक करना है ना चेन को। तो ब्लॉक कैसे करते हैं हम लोग, ट्रायल कैल्सियम क्लोराइड देते हैं, जो एक चेन चेन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा जाके। तो यही सब होता है, समझ में आ गई है। ये प्रोस्थेटिक समय यूज होता है, NCERT देखोगे बहुत अच्छा लिखा है वहां पे। नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत मिलेगा इसीलिए बता दिए। PYQ जब बनाएंगे ना, PYQ जब मिलेंगे 2018-17 से आपको क्वेश्चन देखेंगे, तो उसको सबसे ज्यादा सिलिकॉन का ही से क्वेश्चन मिलेगा, बहुत मिलेगा क्वेश्चन सिलिकॉन का। एलोट्रॉप्स में एक दो चीज पॉइंट दिखा देता हूँ, वो चीज याद रखना, क्या क्या याद रखना सुनो। एक जनरलाइज करके जो पॉइंट बता दो, देखो लिखो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। याद रखना सबसे पहले डायमंड। फिर याद रखना है ग्रेफाइट। एक C60 या C70, इसी को बोलते हैं बकमिंस्टर फिलेरेंस। फिलेरेंस बोलते हैं हम लोग, फिलेरेंस। बकमिंस्टर फिलेरेंस बोलते हैं C60 C70 को। इसमें याद क्या रखना, देखो डायमंड होता है sp3, ये होता है sp2,
ये होता है sp2, ये याद रखना। दूसरा क्या याद रखना, देखना ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, 3D नेटवर्क सॉलिड होता है ये। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, बक्की बॉल जैसा रहता है ये। दिखा देंगे कैसा होता है ये। उसका देखना है यहाँ पे, सब sp2 समझ में आ गया आपका। दूसरा क्या याद रखना है यहाँ पे, देखना ये थर्मल कंडक्टर होता है ये, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता कौन, डायमंड थर्मल कंडक्टर होता है, हीट ट्रांसफर करता है डायमंड। इसमें जाएंगे तो ये क्या होता है ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर होता है ना इसमें, इलेक्ट्रिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक होता है। वो तो एरोमेटिक होने का चांस ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो सारा बॉन्ड आपने सिंगल बॉन्ड बना के रखा है। तो याद रखना फ्लोरेंस भी एरोमेटिक होता है, और क्या होता है डायमंड, ये ग्रेफाइट भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। एंथैल्पी फॉर्मेशन इसका जाइएगा तो नॉन जीरो, इसका स्ट्रेंथ एंथैल्पी फॉर्मेशन आपका जीरो, इसका स्ट्रेंथ एंथैल्पी फॉर्मेशन नॉन जीरो। देखना वहां पे बकमिंस्टर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया होगा, डायमंड का दिया होगा आपका एंथैल्पी फॉर्मेशन 1.9 किलो कैलोरी पर मोल्स। देखो ना किलो जूल दिया होगा, 1.9 किलो जूल पर मोल्स। एनसीईआरटी देखो दिया होगा एंथैल्पी फॉर्मेशन। इसका जो दिया होगा, इसका -34 समथिंग दिया होगा आपका, बकमिंस्टर फ्लोरेंस का 34 किलो जूल पर मोल्स के करीब दिया होगा। 38 दिया ना, 38 दिया होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा किसका है आपका, बकमिंस्टर फ्लोरेंस का। ये पॉइंट याद रखना आपको, देखना डायमंड जाओगे तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन दूसरा कार्बन से इस तरह से लिंक रहता है, इस तरह से लिंक रहता है, इस तरह से लिंक रहता है। तो इसीलिए देखना इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना 154 पिकोमीटर का होता है, क्योंकि कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसलिए बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 154 पिकोमीटर का। ग्रेफाइट में जाओगे तो ग्रेफाइट में पहले ही बता दिए लेयर स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोन लेयर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हेक्सागोन की तरह ग्रो करता है। देखो ये लेयर स्ट्रक्चर होगा आपका इस तरह से। देखना ये जो लेयर स्ट्रक्चर होगा ना आपका, देखो दो लेयर होता है, एक एक लेयर पे देखोगे तो कार्बन अपना ये इस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है उसका। अब बताए थे ना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ये ऐसे करके ओवरलैप करता है तो एरोमेटिसिटी आएगा आपका। इसलिए आप देखोगे ग्रेफाइट का क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक एक लेयर में एक ही बहुत सारा हेक्सागोन रहता है। और वही हेक्सागोन में क्या होता है आपका, 2p ऑर्बिटल क्या होता है आपका, प्लेन के परपेंडिकुलर ओवरलैप करके क्या बनाता है, डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लॉट। इसलिए बेटा क्या होता है, पूरा यहाँ पे एरोमेटिसिटी आता है इस सब रिंग में। देख रहे हैं यहाँ पे दो लेयर के बीच में दिया होगा 341 पिकोमीटर का डिस्टेंस। अब बताओ कार्बन का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस कितना, 154 पिकोमीटर। और यहाँ पे दो लेयर के बीच में कितना होगा, 341 पिकोमीटर। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि दो लेयर के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, दो लेयर के बीच में वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, फ्रेगाइल होता है। फ्रेगाइल जो होता है आपका इजिली जो स्लिपरी होता है ना, उसका रीजन होता है लेयर स्ट्रक्चर। दो लेयर के बीच में कौन सा फोर्स ऑपरेट होता है, वंडर वाल्स। और एक लेयर का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है दूसरा लेयर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, एक ही लेयर में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। दैट्स व्हाई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसके पास, डिलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट रहता है ये, बाय इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट इन अ लेयर। दो लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक ही लेयर में। इसलिए जैसे पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये, याद रखेंगे।
तो लेयर स्ट्रक्चर याद रखिएगा, दो लेयर के बीच में कौन सा फोर्स है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा कि जब हम लोग किसी मशीन को रन करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे जो एब्रेसिव होता है लुब्रिकेंट जो यूज करते हैं हम लोग ग्रेफाइट ही यूज करते हैं, लिखा होगा, चेक कर लो, लिखा है वहां पे। और डायमंड में देखिएगा लिखा होगा वहां पे कि एब्रेसिव शार्पनेस इसका होता है। तो जितना भी आपका अर्थ क्रस्ट पे जितना भी सब्सटेंस है, उसमें सबसे नेचुरल जितना भी सब्सटेंस है, उसमें सबसे हार्डेस्ट होता है आपका डायमंड। इसीलिए क्या होता है किसी भी टूल्स को अगर शार्प करना आपको, तो शार्पनिंग के लिए क्या क्या यूज करते थे हम लोग पहले, डायमंड। तो देखो वहां पे लिखा होगा डायमंड का। तो याद रखना, तो हाई टेम्परेचर पे अगर मशीन रन करते हैं तो लुब्रिकेंट्स क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट करते हैं हम लोग। एब्रेसिव नेचर किसका होता है, डायमंड का नेचर होता है, शार्पनिंग नेचर, एब्रेसिव नेचर। तो ये सब याद रखना। बकमिस्टर फ्लोरेंस में जाओगे ना, तो यहाँ पे बकमिस्टर फ्लोरेंस में C60 होता है। उसमें देखना यहाँ पे 5 मेंबर रिंग होगा और 6 मेंबर रिंग होगा। तो ये 6 मेंबर रिंग होता है 12, और 5 मेंबर रिंग होता है यहाँ पे 20। C60 का बात करेंगे, C70 का बात करेंगे, तो वहां पे 5 मेंबर रिंग आपका हो जाएगा 25। अब ये 5 मेंबर 3 मेंबर फ्यूज होता है, देखिएगा वहां पे जितना भी 6 मेंबर होगा और 5 मेंबर होगा, सब एक दूसरे से फ्यूज होगा। 12 5 मेंबर, रॉन्ग, उल्टा लिख दिए थे। 6 मेंबर, ये 12 होगा, ये 20 होगा, और 25 चला जाता है उसमें आपका C70 में 6 मेंबर। सुनो, 6 मेंबर देखना, 5 मेंबर देखना, जितना भी 5 मेंबर होगा सबके सराउंडिंग में 6 मेंबर होगा, चेक कर लो। चेक कर लो। नहीं है, हकीकत देख लेना, मैंने बता दिया। सुनो, ये जो बकमिस्टर फ्लोरेंस होता है, ये प्योरेस्ट एलोट्रॉप्स है ये। अगर आपसे पूछेगा कि प्योरेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो क्या बोलेंगे आप? प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप? बकमिस्टर फ्लोरेंस को, कि उसमें डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता, लिखा वहां पे डैंगलिंग बॉन्ड का मतलब होता है ये कि जो भी कार्बन पकड़ोगे सब कार्बन 4 बॉन्ड बना के, ये 3 बॉन्ड बना के रहता है। अब 4th बॉन्ड क्या होता है उसका, पाई। इसलिए जो भी कार्बन पकड़ोगे सबका बैलेंस सेटिस्फाइड होता है। लेकिन डायमंड ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो टर्मिनल पे कार्बन होता है उसका बैलेंस सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसलिए इंप्योरिटीज को अट्रैक्ट करता है। इसलिए डायमंड ग्रेफाइट कुछ भी करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी रह ही जाता है आपका। लेकिन बाकी फ्लोरीन आपका प्योर होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है प्योरेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आप जब देखोगे वहां पे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में लिखा होगा कि ग्रेफाइट में होता है एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ होता है, 141 पिकोमीटर का। बाकी मिनिस्टर फ्लोरेंस में जाएंगे तो दो टाइप का बॉन्ड लेंथ होता है। Buckminster fluorine has the two types of carbon-carbon bond length. देखो वहां पे 138 145 पिकोमीटर दिया होगा, आपका दिया है कि नहीं आपका? तो दो टाइप का बॉन्ड लेंथ होता है, ये सब केवीपीआई का एग्जाम पूछता था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछता था। तो बकमिस्टर फ्लोरीन हैज द टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ग्रेफाइट हैव ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। डायमंड हैज ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। इसमें जाओगे ग्रेफाइट में जाओगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, 141 पिकोमीटर के करीब आता है। क्या हुआ? इसमें जाओगे तो इसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो दो होता है, एक होता है 138 पिकोमीटर का, एक होता है 145 पिकोमीटर का। तो ये सब थोड़ा याद रखना। देखो पढ़ा दिया ना सर एनसीईआरटी से, खत्म हो गया। अब ये 15 पे, 15 पे, 14 खत्म हो गया। 15 में आओगे तो 15 में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर और फास्फोरस, वो पूछता है क्वेश्चन। आइए 15 पे, और रेस्ट ले लो, लिख लो, पहले 15 नहीं है। हम्म, और तो तरीका हालत खराब है। एनसीईआरटी क्या हुआ इस पर?
जेई ग्रुप 15 मैं लिख के पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं लिख दूंगा, जैसे 15 में लिखा ना वैसे लिख दूंगा मैं। जितना अंडरलाइन करूंगा ना उससे ज्यादा मैं लिख के, उससे फास्ट लिख के मैं निकल जाऊंगा। अंडरलाइन करूंगा तो और सर का दर्द हो जाएगा, इसलिए मैं लिख के पढ़ा दूंगा। ये सारा लिख के मैं पढ़ा दूंगा आपको, इसी टाइम में। ये सब देखो कट कर दिया, ये सब पढ़ना नहीं है आपको। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन थोड़ा देखना है, और ये ऑलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, ये ऑक्सोसिल। क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो कितना फेमस है एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी का पीडीएफ खोल लेगा, अंडरलाइन करते रहेगा एनसीईआरटी वाला। कहाँ पे? लिख देता है। वो अच्छा है। अरे वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बस कुछ ना कुछ एलिगेशन लिखा है, मेरे ऊपर ये अटैक हो रहा है, मेरे ऊपर फेमस होने का तरीका होता है ये सब। बैच बैच करने का बहाना है। बीबी से उनके अगर वीडियो आपका देख के फोन तोड़ देते। अगर आपका अगर आपका सब्सक्राइबर, अगर मान लो कि 1 लाख से ज्यादा है ना आपका सब्सक्राइबर, तो गवर्नमेंट सब जो होता है ना, गवर्नमेंट सब जो गवर्नमेंट सब होता है वो आपको इनडायरेक्टली आपको पे करेगा पैसा, कि आप मेरे फेवर में आप प्रोपगेशन चलाओ। चलता है ये, इसीलिए जितना भी यूट्यूबर है ना सब पैसा कमाता है। ये ध्रुव राठी है ना, सबको पैसा यहाँ से भी जाता है, इंडिया से भी उसको भी पैसा जाता है, सबको जाता है। एक आकाश बनर्जी जो है ना, आकाश बनर्जी देशभक्त। अच्छा बोलता है, तो वो भी अच्छा बोलता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, सही बोलता है वो बाईस टोके कभी नहीं बोलता, देखना कभी बाईस टोके नहीं बोलेगा। रवीश कुमार का देखोगे वो भी एकदम सही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, एक लॉजिकल। सुरेश चौधरी का देखोगे ना तो बाप रे बाप, ये सब तो पूरा मोदी भक्त है ये सब। मतलब मोदी बोलेगा थू तो बोलेगा देखो मोदी साहब ने थूक पे, तो उसमें सोना निकला, चलो देखते हैं। हाँ, तुम्हारा है ना, तो क्या दिक्कत है, अब हमको क्या है? अरे यहाँ पे सपोर्ट हो गया। हम लोग, हमको पकड़ के ले जाएगा तो हीरो बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? पकड़ के ले जाएगा तो हीरो बन जाएंगे, अरे क्या यहाँ पे दिक्कत है? अरे नहीं, फैक्ट बात है ना, यहाँ पे आप कहीं पे जाओ, तुम पॉलिटिक्स का बात करोगे तो ये जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हम लोग अच्छे हैं। कौन? यहाँ से चला गया। उसको ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा और कुछ नहीं। अरे राजपूत देखो, एक काम करो, आपको पूरा मूवी मैं दे दूंगा। अब सुनो, 3 घंटा का मूवी देखो, और उसमें राजपाल यादव पूरा मूवी में रहेगा, आपको अच्छा लगेगा? अरे राजपाल यादव का मतलब क्या होगा, पानी तो जंप करता है, एक दो सीन देख लेते हैं बस, का अच्छा लगता है। अक्षय कुमार एक नहीं था जिसमें छोटी छोटी बना के आता था, जैसे बोलता पानी से दूर रहना, पानी तो उछल के भाग जाता था, भूल भुलैया। अरे तो एक दो सीन रहता है उसी में अच्छा लगता है, जोकर टाइप का काम करते, एक दो सीन में रहता है, पूरा सीन में रहेगा राजपाल यादव तो अच्छा लगेगा आपको। ओवर कॉन्फिडेंस में बेचारा आ गया था, इसीलिए फिल्म बना दिया था, आता पता लापता, लापता कर दिया बेचारा को। अरे शाहरुख खान अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो पता है कि शाहरुख खान एक हीरो है, उसको चलो देखता है आदमी। ये जोकर को कौन देखेगा, उतना जो मूवी बना दी। चलिए, सही है, फ्लिप फ्लॉप पे। देखो इसमें क्या करना, सुनो, जितना क्लास नोट्स में आपको मेंशन किया वो एनसीईआरटी में आपका मेंशन है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते चलो, एनसीईआरटी को ही बार बार देखना। मैं इसीलिए साइड में नोट्स बना के लिखा रहा हूँ कि आप क्या करना, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, एक दो बार लिखना चीजें को। और ज्यादा डाटा, जितना डाटा सब यूज करें इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सब लर्न नहीं करना आप, एक वेरिएशन को थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके थोड़ा दिमाग में लेके चलना है आपको। तो ये सब करोगे ना तो 2 3 बार 4 बार रिवीजन करोगे एनसीईआरटी के थ्रू, तो ये चीजें आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना बेटा, क्वेश्चन ये नहीं आता कि केमिकल रिएक्शन होता है क्या प्रोडक्ट हो गया, ये सब रिएक्शन पूछेगा नहीं आपसे।
आपसे पीरियोडिक टेंस पूछेगा तो ट्रेंड किससे कहाँ रिलेटेड है वो आप खुद से जज कर लोगे। इसीलिए 2-3 बार 4 बार पढ़ लेना खुद से, एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार। एनसीईआरटी पढ़ोगे वहीं से आपका देखना उसी के रिलेटेड से क्वेश्चन आता है। जिस पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता, पीरियोडिक टेंस आया था, which which one element unlikely to show the negative oxidation state, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था। इसलिए याद रखना। आप रिसेंट ईयर में देखना, रिसेंट ईयर का जब आप जेईमेन का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें फ्लोरोएपेटाइट से क्वेश्चन पूछा था कि कंपाउंड कंटेनिंग द फास्फोरस, ऐसे करके पूछा था, फ्लोरोएपेटाइट से क्वेश्चन पूछा था। क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में क्या आप जानते हो कि सबसे ज्यादा कौन, 80% आपका तो नाइट्रोजन ही है। हम लोग जो नाइट्रोजन जो बनाते हैं मेनली, तो नाइट्रोजन बनाने का मेरे सबसे बड़ा सोर्स होता है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर ही होता है। क्योंकि एयर में तो सबसे मेजर कंपोनेंट है, इसीलिए लिक्विफाई करके फिर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है, और फिर उसको डिस्टिलेट करके दोनों को अलग कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन वहीं से आता है, लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो बनाते हैं। और क्या होता है कि नाइट्रेट, आप तो जानते हो कि नाइट्रेट का सॉल्ट्स होता है, नाइट्रेट वहां भी नाइट्रोजन होता है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एमोनिफिकेशन पढ़ा होगा, आपने फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा होगा। आप तो जानते हो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से किस फॉर्म में आता है, अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया सब में जितना भी होता है, नाइट्रेट फाइट्रेट के फॉर्म में आता है, ये तो जानते हैं आप। कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो मैग्निफिकेशन, ये आपका क्या होता है, बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, आप पढ़े होंगे। कुछ होता है जो सीड्स होता है वो आपका पल्सेस का जो होता है रूट्स में, उसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। आपने पढ़ा होगा ये सब। फिर फास्फोरस जाओगे तो फास्फोरस मेनली कहाँ होता है, आपका बोन्स में फास्फोरस होता है। एनामेल जाते हो क्या, फ्लोरोपेटाइट जो होता है आपका एनामेल में, क्या होता है फ्लोरोपेटाइट, आपका एनामेल जो हार्ड होता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोरोपेटाइट ही होता है आपका, हेपेटाइट फैमिली का कंपाउंड्स रहता है। फिर तो वही सब जो देखोगे, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखाना चाह रहा था, ये सब मैं पढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, और खुद से आप एनसीईआरटी से देख लेना वहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो क्योंकि कंपाउंड नहीं पूछेगा आपको तो पीरियोडिक टेंट के ऑकरेंस ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 78% पे वॉल्यूम कौन है आपका, नाइट्रोजन। इसमें सबसे पहले टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछता है सोडियम नाइट्राइट, चिली साल्टपीटर बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट को, और पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं हम लोग इंडियन साल्टपीटर। एक होता है चिली साल्टपीटर, एक होता है इंडियन साल्टपीटर। तो चिली साल्टपीटर किसको बोलते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्राइट को, नाइट्रेट को। और इंडियन साल्टपीटर किसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को। आई बात समझ में। ये जो चिली साल्टपीटर होता है ना, इसमें कुछ अमाउंट में आपका आयोडीन भी होता है, इसलिए आयोडीन का एक्सट्रैक्शन भी होता है। कैल्शियम, चिली साल्टपीटर से आयोडीन का एक्सट्रैक्शन भी होता है। तो वो कैसे होता है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो सब आपका सिलेबस में है भी नहीं। तो याद रखना चिली साल्टपीटर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, इंडियन साल्टपीटर, ये याद रखना। दूसरा याद रखना, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे एपेटाइट फैमिली। तो एपेटाइट फैमिली क्या होता है, देखो कि CH3 लिया, तो देखो ये क्या हो गया, ये क्या आपका कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड का मिक्सर को क्या बोलते हैं, फ्लोरोएपेटाइट। यहाँ पे 3 मोल्स कैल्शियम फॉस्फेट लेते हैं हम लोग, और 1 मोल ये क्या लेते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। तो देखो कैल्शियम फॉस्फेट का 3 से मल्टीप्लाई करो तो कैल्शियम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये देखो C9 फॉस्फेट 6 लिखा है कि नहीं आपका। तो याद रखना 3:1 मोल रेशियो रहता है, 3:3 किसका रहता है, 3 मोल रहता है कैल्शियम फॉस्फेट का, और 1 मोल रहता है कैल्शियम फ्लोराइड का, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। एपेटाइट फैमिली में फ्लोराइड भी हो सकता है वहां पे, हाइड्राइड भी, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। आपका जो इनामेल में होता है फ्लोरोएपेटाइट होता है, विच आर द रिमेन द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक, यहाँ पे दिया हुआ आपका, कर लेंगे यहाँ पे। आर्सेनिक एंटीमनी फाउंड मेनली इन द सल्फाइड मिनरल्स। तो याद रखना ये सब सल्फाइड, ये स्टेटमेंट सब याद रखना क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है इसका। ये आप देखना है इसमें क्या होगा कि ये जो आप एटॉमिक प्रॉपर्टी जाएंगे तो इसमें क्या है, इसमें देखना है याद, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सुनो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें 1-2 पॉइंट आपको क्या याद रखना, देखो एटॉमिक रेडियस सबसे पहले देखो, एटॉमिक ये कोवलेंट रेडियस देखो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अर्लियर मेंबर में देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं, उसका डिफरेंस कम हो गया कि नहीं, यहाँ पे देखो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, 3 लिए, 2.1 लिए, 2 लिए, 1.1 लिए, 1.9 लिए। देखो लास्ट में जाके 2 एलिमेंट का सेम हो गया कि नहीं। उसके लिए कौन होगा, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं लिख दूंगा वहां पे, ये आपको बता दिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी जानते हो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी आप जानते हो टॉप टू बॉटम इरेगुलर टेंस है यहाँ पे, तो डेंसिटी उतना नहीं पूछेगा उससे। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन जेईमेन में आया हुआ है यहाँ पे। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में जाओगे तो सबसे ज्यादा देखना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में
कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है आर्सेनिक का, अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एंटीमनी का, इतना याद रखना। आर्सेनिक एंटीमनी लिए तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है किसका, आर्सेनिक का। और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, एंटीमनी का। देखो दिया है कि नहीं। और सबसे कम होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद किसी का कम है तो फास्फोरस का। चेक कर लो। तो अगर ये पता रहेगा कि फास्फोरस भी ऑप्शन में देगा तो सबसे कम फास्फोरस अगर होगा इधर, जिसका हाई होता वो अगर याद रहेगा, तो बीच का ट्रेंड अपने आप आपको पकड़ लोगे आप, एलिमिनेट कर लोगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट का मैंने यहाँ पे लिखा क्या था, देखो यहाँ पे लिख दूंगा सबसे, यहाँ पे लिखा था ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, आर्सेनिक का। अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, एंटीमनी का। एंटीमनी के बाद जाएंगे तो बिस्मथ आ जाएगा, और फिर आर्सेनिक आएगा। चेक कर लो, एंटीमनी बिस्मथ फिर आर्सेनिक। बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट पे जाओगे तो आर्सेनिक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसका देखो फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। चेक करो वहां पे, देखा कि नहीं। चलिए, तो ये उसका बाद स्टेबिलिटी जाएंगे, ये सब सब बता रिटर्न फॉर्म में बता देता है, ये सब बताएंगे। जैसे यहाँ तक आएगा बस यहीं पे आपका सिलेबस, यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिवेटेड वाटर से ले लो जो, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलेंगे फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर एक बार रिमाइंडर डाल दूंगा। और फिर नेचर एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस यहाँ पे एक दो पॉइंट बता दूंगा। और फिर मैं सीधा चला जाऊंगा ऑक्साइड फास्फोरस के स्ट्रक्चर पे, वो ट्रिक बता के सीधा मैं पी ब्लॉक क्लोज कर दूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा, पढ़ा दिया कहीं पे, थोड़ा पता है उसके बारे में, लिखो। हम्म? नहीं, वो सब PCl5 PCl3 कुछ नहीं पढ़ना आपको, कुछ नहीं, कंपाउंड से कुछ नहीं पढ़ना आपको। ऑक्सीड ऑफ फास्फोरस का जो फास्फोरस का ये प्रिपरेशन कुछ नहीं, खाली स्ट्रक्चर 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 बस है ना, बस वही याद रखना, और कुछ नहीं। लिखो ग्रुप 15 लिखो। 15 में देखो मैंने क्या बता दिया, फ्लोरोएपेटाइट फैमिली, इंडियन साल्टपीटर, चार से ये चिली साल्टपीटर, अब देख लेना। आई बात समझ, खुद से देख लेना। देखो नाइट्रोजन लिए, फास्फोरस लिए, आर्सेनिक लिए, एंटीमनी लिए, बिस्मथ लिए। ये देखो जितना भी होता है ये सब नॉन मेटल्स होता है आपका, ये मेटलाइट्स होता है ये होता है मेटल्स। एक ही मेटल होता है, कौन होता है मेटल इसमें, बिस्मथ। अब देखो साइज का बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ये जानते हो। इलेक्ट्रोनिगेट ये आप आयनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ये तो जानते ही हैं आप लोग। फिर देखें यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे तो वो बता दिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करेंगे, निगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जाओगे तो देखना यहाँ पे नाइट्रोजन लिए, फास्फोरस लिए, आर्सेनिक लिए, एंटीमनी लिए, बिस्मथ लिए। देखना यहाँ पे ये 3.3 होता है, 3 लिख लो, 3.1 या 3 के करीब लेते हैं। ये 2.1 के करीब लेते हैं हम लोग। ये जाएंगे तो 2 के करीब जाएंगे, ये 1.9 हो जाएगा, ये 1.9 हो जाएगा, देखना इसका क्लोज आ गया। नीट प्रेप का जब टेस्ट दोगे ना तो बहुत ऐसा स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन बनाता है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब पे, पता नहीं कहाँ से वो सब, एकदम पूरा डाटा बेस रहता है वहाँ पे, तो इसीलिए उतना नहीं पूछता हूँ। कहाँ से उतना पूछेगा। अरे जो क्वेश्चन सेट करेगा ना उसको भी बोलेंगे आप बताओ ना, नहीं बता पाएगा। अरे MS1 का बहुत सारा क्वेश्चन है, MS1 को बोलेंगे सर बताइए ना, वो भी नहीं बता पाएंगे। अरे बहुत कुछ ऐसा होता है कि जब ऑथर बुक्स लिखता है ना, जब क्वेश्चन बनाता है ना, तो बहुत सारा बुक्स लेके, बहुत सारा रेफरेंस लेके क्वेश्चन बनता है। आप तो एक रेफरेंस लेके क्वेश्चन बना रहे हो, अब बच्चा जब क्वेश्चन बनाने जाएगा तो उसके पास क्या रेफरेंस रहेगा। तो नीट प्रेप का ऐसा क्वेश्चन रहता है इनऑर्गेनिक, इसलिए सर पे हेडेक मत लेके चलना कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सर ऐसा नहीं होता। आप कुछ नहीं, नीट का जेई मेन का PYQ बनाओ, अगर वो क्वेश्चन बनना है तो समझ लो इनऑर्गेनिक आपका सही है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चन है, टू दी पॉइंट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। आई बात समझ में, इसलिए नीट का देखना और जेई मेन का PYQ देखना। नीट NCR, ये आपका NCRT पढ़ना, नीट देखना, जेई मेन का PYQ देखना, और कोई भी रिसोर्स का क्वेश्चन मत बनाना इनऑर्गेनिक का। अगर जितना बार बनाना आपको, नीट का PYQ बनाओ और जेई मेन का PYQ बनाओ, जितना बार आपको बनाना है, उसी से इनऑर्गेनिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा।
आई बात समझ में? इसलिए इसके अलावा कोई भी रिसोर्स आप मत देखना। टेस्ट देने जाओगे, पी ब्लॉक अगर होगा उसमें कंपाउंड सब देगा तो इसको ड्रॉप हो जाएगा, तो टेंशन मत आना। टेंशन में हमें बताना कि इसको ड्रॉप हो गया, ये सब नहीं पढ़ा, ये पढ़ना। इमोशन में मत आ जाना कि नहीं पढ़ना, पढ़ लेता था मैं, ज्यादा नंबर आता, तो ये सब मत करना। कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना आपको। आई बात समझ में? क्योंकि ये सब क्या करता है ना कि जेई मेन, जेई एडवांस, जेई एडवांस का सिलेबस अलग होता है, जेई मेन का सिलेबस अलग होता है। तो क्वेश्चन जब फ्रेमिंग करता है ना, तो जेई एडवांस का भी फ्रेमिंग को, ये सिलेबस को ही लेके फ्रेमिंग करता है। इसलिए पी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। अभी भी आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है तो पूरा पी ब्लॉक पढ़ा देता है, पूरा पी ब्लॉक पढ़ा देगा। पूरा पी ब्लॉक पढ़ा देगा, उसका तो क्वेश्चन आता है, उसका एटीएस में आता है और कहीं नहीं आता। तो देखना ये क्या लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया आपका? तो इसको लर्न कैसे करना सुनो। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिए। आप नाइट्रोजन जाएंगे, नाइट्रोजन के बाद ये देखो क्या गया, फास्फोरस। आर्सेनिक थोड़ा नीचे चला जाएगा। फिर देखो ये एंटीमनी भी, ये उसका जाएगा, ये नीचे जाएंगे। नीचे के बाद दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या देखा, रियल नंबर में जो गैप है नीचे जाके, वो गैप क्या हो गया, स्मॉल हो गया कि नहीं? बस यही याद रखना आपको। स्टेटमेंट पूछेगा कि अर्लियर मेंबर हैज द मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हैवियर एलिमेंट्स, ट्रू है ये, तो ये सब याद रखना आपको। यहाँ पे क्या होगा आपका, एस एन और पी, ये क्या था आपका, एंटीमनी, और क्या था आपका, बिस्मथ। याद रखोगे? फिर देखना है। उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या याद रखना, सुनो। NH2 जाएंगे, NP3 जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, देखना कौन कौन सा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3, +5 और +3, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका। स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाओगे तो +5 का स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब +3 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सही बात समझे, किसके चलते, इनर पेयर इफेक्ट के चलते। इसलिए याद रखना, स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो बिस्मथ जब जाओगे तो बिस्मथ क्या होता है, बिस्मथ देखना, बिस्मथ ये +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। तो ये +5 जो होगा, बिस्मथ +5 जहां भी होता है, ये किसके तरह वर्क करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसे याद रखिएगा। इसलिए देखना है बिस्मथ का क्या होता है, बिस्मथ का पेंटा फ्लोराइड होता है, लेकिन बिस्मथ का पेंटा क्लोराइड नो। बिस्मथ का पेंटा आयोडाइड नो। सिर्फ पेंटा फ्लोराइड ही होता है बिस्मथ का, डाइवर्सन में, और नहीं होता बिस्मथ हेलाइड्स। देखना ये समझ में आ गया, +3 का स्टेबिलिटी, +5 का स्टेबिलिटी। इसके अलावा देखना है कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, देखना है यहाँ पे -3 भी होता है, +3 भी होता है, ये +3, +5 भी होता है। -3 जाओगे तो देखना यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए होगा, फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा, एंटी बिस्मथ, सब ये सब नहीं दिखाता। सही बात समझ में? बिस्मथ आपका प्लस माइनस नहीं दिखाएगा, क्योंकि बिस्मथ तो मेटल हो जाता है ना फिर। तो मेटल आपका -3 कहाँ से दिखाएगा? किसी भी ग्रुप में जाना, देखो पी ब्लॉक में किसी भी ग्रुप में जाओगे, किसी भी ग्रुप का जो सबके हैवियर एलिमेंट होता है वो जनरली मेटलिक कैरेक्टर होता है, इसीलिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता वो। आई बात समझ में? ऑक्सीजन फैमिली में जाएंगे तो पोलोनियम -2 नहीं दिखाएगा कभी आपका। कर लेंगे, तो इसीलिए याद रखना बिस्मथ -3 नहीं दिखाता। कर लेंगे। इसके अलावा भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट होता है, जैसे नाइट्रोजन का जाओगे तो नाइट्रोजन का प्लस माइनस हाफ -3 भी हो, तो बहुत सारा होता है नाइट्रोजन का। तो याद रखना यहाँ पे कि एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां पे लिखा लिखा क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 गेट डिस्प्रोपोर्शनेट इन द एसिडिक मीडियम, लिखा होगा वहाँ पे एनसीईआरटी में, देखो वहाँ पे लिखा है कि नहीं नाइट्रोजन का। देखो क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम +1 to +4 get disproportionated अल्कालाइन सॉल्यूशन, लिखा है कि नहीं, मैं एसिडिक सॉल्यूशन।
एसिड, यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन लिखा है कि नहीं? लिखा होगा। इसका एक एग्जांपल क्या दिया गया देखो, नाइट्रस एसिड होता है बेटा ये। नाइट्रस एसिड चला जाता है आपको HNO3 प्लस NO प्लस वाटर। देखो दिया होगा, बैलेंस नहीं देख लेना ये। आई बात समझ में? फिर देखना यहाँ पे, एनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, any intermediate oxidation state of phosphorus get disproportionated into -3 and +5 in both acidic and or alkaline solution, है कि नहीं? In acidic, both in acidic and alkaline solution. इसलिए देखोगे P4 क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस होता है ना बेटा ये। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका? 0। जब इसको बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेके जाते हैं ना हम लोग एक्वस सोल्यूशन में, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके जाता है आपका, बनाता है फॉस्फीन, और ये बनाता है आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन के, याद रखना। सबसे ज्यादा कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछा है फास्फोरस फैमिली से, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फास्फोरस। इसमें देखना यहाँ पे 0 होता है ये -3 होता है, ये +1 होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है कि नहीं? ये होता है इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 प्लस N2। एनसीईआरटी दिया होगा वहां पे, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। एक्चुअली बेटा क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं लेंगे, अगर एयर लोगे, ऑक्सीजन अगर रहेगा, तो फिर क्या होगा? फॉस्फाइड फास्फोरस का क्या होता है? केमुलेशन से नेचर होता है, कैच ए फायर। इसीलिए क्या होता है? कंबशन हो जाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा आपका। इसीलिए हमेशा क्या होता है, फास्फोरस का जो भी रिएक्शन करवाते हैं हमेशा एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में कराते हैं। जो इनर्ट इनर्ट एटमॉस्फेयर किसका होता है? CO2 प्लस N2 का। एनसीईआरटी में लिखा होगा इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ये होता है आपका, ये होता है आपका लार्ज स्केल पे फॉस्फेन भी बनाते हैं इस मेथड से। व्हाइट फास्फोरस के बेसिक हाइड्रोलाइसिस से ही हम लोग फॉस्फेन बनाते हैं। तो वो तो सिलेबस में नहीं, इसलिए वो नहीं बोलूंगा, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन याद रखिएगा, कर लेंगे ये। तो फास्फोरस में जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है -3 + 5, -3 + 5, याद रखिएगा, लिखा हुआ पे। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। लास्ट पार्ट लिखो, नेक्स्ट बता देंगे आपको। अब क्यों होगा रेटो? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence of back and ear metal था ये आपका। तो इसमें सबसे पहले देखो एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, cannot expand covalency, beyond 4। इसलिए बेटा ये सब जाओगे ना तो आपसे पूछेगा कि देखो NCl3 होता है ये, NCl5 का बात करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। PCl5 का बात करेंगे तो एग्जिस्ट करता है। आपको बोलेगा कि विच वन कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोवलेंसी कभी भी ये 4 से ज्यादा एक्सिड नहीं कर सकता। फिर क्या होता है ये, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर p मल्टीपल बॉन्ड। याद रखना बेटा, किसी भी ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट ही स्ट्रॉन्गर p बनाता है और कोई नहीं, ये याद रखना। विथ itself and other elements small in size and more electronegative, small in size, लाइक कौन हो जाएगा बताइए? कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा कि नहीं? तो उसके साथ बनाता है ये। इसका देखोगे आप, ये कार्बन नाइट, देखो ये कार्बन नाइट्रोजन तो होता है, ये आप तो जानते हैं, ये साइनाइड का। फिर आप जानते हो कार्बन ऑक्सीजन, ये आप
नाइट्रोजन पे जाओगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड भी बनता है। तो ये सब जितना भी होता है सब क्या होता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इसमें एक भी पी पाई नहीं होता। अगर आप देखो फास्फोरस का बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, बताया था मैंने। फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये क्या है आपका, डी पाई बॉन्ड है ये। यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो डी पाई बॉन्ड है आपका, पी पाई बॉन्ड नहीं है। फास्फोरस कभी भी पी पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व ही नहीं होता। फास्फोरस कहीं भी पाई बॉन्ड पी पाई के कॉम्बिनेशन से बनाता ही नहीं है। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ जो भी पाई बॉन्ड बनाता है वो डी पाई बॉन्ड होता है। सही बात समझ में। इसलिए देख तो फॉस्फेट जब देख तो बेटा ये जो फॉस्फेट लेते, मान लो एल्काइल लिए, R1 लिए, R2 लिए। अगर ये R3 जो एल्काइल लिए यहाँ पे R3, अगर मान लो ये पी पाई बोलेंगे तो क्या होगा, डी पाई बॉन्डिंग है यहाँ पे, पी पाई नहीं होता। आप तो लाइगेंड्स पढ़ा था ना, ट्राइफेनल फॉस्फीन। आपने देखा था कोबाल्ट, या कोई मेटल सेंटर होता था, मेटल सेंटर से आपने लाइगेंड्स लिया था, याद करो। ट्राइफेनल फॉस्फेट लिया था। ट्राइफेनल फॉस्फेट ये क्या था, सिग्मा बॉन्ड होता था, इधर पाई बॉन्डिंग करते थे। ये भी तो पी पाई, ये क्या था, डी पाई था कि नहीं आपका, याद करो। डी पाई बैक बॉन्डिंग था कि नहीं है। तो याद रखना, आर्सेनिक फॉस्फोरस सब ये सब एक लाइगेंड्स की तरह काम करता है। और ये कौन सा लाइगेंड्स होता है, पाइसिल लाइगेंड। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है आपका, डी पाई, पी पाई नहीं। मेटल सेंटर क्या देगा, फिर डी। इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी, तो ये बनाता है डी पाई। याद रखोगे, तो एनसीईआरटी ने दोनों को एक्सप्लेन किया। वहां पे डी पाई के बारे में लिखा, और डी पाई के बारे में लिखा। वहां पे लिखा, वहां पे आर्सेनिक का फॉस्फोरस का एलिगेंट्स। आपको बोला कि आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, लेकिन लिखा वहां पे, तो याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन में जब मेटल सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो वहां पे कौन सा सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं, कौन सा होता है, डी पाई। याद रखोगे, तो ये सब फास्फोरस बनाता है, डी पाई ये फास्फोरस बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या बनाता है, पी पाई। कर लेंगे। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, कोवेलेंसी। फिर क्या होगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ये तो समझ में आ गया आपका। कोवेलेंसी फोर्स से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग, कर लेंगे। यही था यूनिक एबिलिटी किसका था, नाइट्रोजन का। ठीक, रहने तो नेक्स्ट बता देंगे। ठीक, हालत खराब हो गई इसका।